ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं अगर बता रहा हूँ तो यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स नंबर ऑफ काउंसलिंग्स करते हैं, बट बच्चों को लगता है कि मैंने तो 5,000 दे दिए, हमारी तो अपनी काउंसलिंग हो जाएगी। हाँ। अब हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना चद्दर तान के सो रहा है और अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं। अभी अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा की वाइड मार्केट सेटअप में बड़ी बड़ी कंपनीज 5 हैं और छोटी छोटी और होंगी। 5 में से डाबर है, वैद्यनाथ है, पतंजलि है, हमदर्द है और इस तरह से 1-2 और है। तो इनका मतलब बिलियंस में टर्नओवर है। और एक एट द एंड एक चीज और बोलूंगा, ऐसा कोई भी तरीका नहीं हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टरेट डिग्री जो कोर्सेज हैं जितने भी, हालांकि नीट के थ्रू जो भी एडमिशन्स होते हैं उसमें कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है। तो कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं कि आप झोलावर रुपए दोगे और आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले लोगे। गवर्नमेंट तो आप छोड़ दो, बड़ी बात होगी, आप प्राइवेट में भी एक सिंगल सीट नहीं ले सकते। हाय किड्स, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फेवरेट जी स्क्वायर और मैं आज अपने इस प्यारे से चैनल पे लेकर आई हूँ एक ऐसे एक्सपर्ट को जिसकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, सेल्फ मेड है और इतना ज़बरदस्त ये परफॉर्म कर रहे हैं। शायद आपने इन्हें ज़रूर देखा भी होगा, इनका अपना चैनल भी है। एंड आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ निखिल सर से। हेलो एवरीवन, हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे काउंसलिंग वाली जब वीडियोस रहती हैं तो उसमें देखा होगा। यस तो आज बच्चों आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया है। बहुत सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से कि ड्रॉप लेना है, काउंसलिंग करनी है। आखिर हमें काउंसलिंग के लिए वेट करना भी चाहिए या नहीं, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। तो आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करेंगे जो आपको बिल्कुल सटीक जवाब देंगे आपके सारे क्वेश्चंस के। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बट उससे पहले मैं आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम पर्सनली आपको रिप्लाई भी कर सके रिगार्डिंग योर काउंसलिंग। सर स्टार्ट करें? बिल्कुल। सबसे पहले सर बताइए कि आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है, एंड व्हाई काउंसलिंग? एक्चुअली इसकी मेरी जर्नी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम कानपुर देहात में, मेरा गांव है सैदलीपुर, पुखराया मतलब होम टाउन लगता है। तो रूरल एरिया की वजह से कि वहाँ पर अब जब मुझे लगता है कि 12th में था तो मेरी सिस्टर 2.5 साल बड़ी मेरे से। तो उससे जब मैं 10th में था तब उनका 12th कंप्लीट हुआ 2012 या 13 में। तो उन्होंने पहली दफ़ा जेई का एग्ज़ाम दिया। AIEEE हुआ करता था पहले। उसके बाद में एक AKTU हुआ करता था, UPTU होता था पहले। तो उन्होंने UPTU का एग्ज़ाम दिया और उसमें कुछ उनकी 1100 रैंक आई। मेनली होता क्या कि घर में लोग कंसल्ट करते हैं कि भाई जो डॉक्टर होंगे, मेडिसिन का है तो देन डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अब इंजीनियरिंग की बारी आई तो घर में 2-3 चाचा लोग भी इंजीनियर थे पहले से और भैया लोग थे, उनसे कंसल्ट किया तो किसी ने कह दिया कि इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा तो एक कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा। 1100 रैंक पे जस्ट टू थिंक इट को उस समय HBTU कानपुर मिल जाता था, मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। तो पहली स्टोरी तो ये कि उसने फिर BSc किया, उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। ओह। तो वो फिर उनका पाथ वो कहीं ना कहीं डावर्ट हो गया। फिर मैंने घर पे वो देखा कि हम लोग तो उस घर से आते हैं ना कि फॉर्म भी कैफे से भराते रहे बचपन से। हाँ। और उसके बाद में जब मेरी बारी आई, एक तो ये इंसिडेंस है और जब मेरी बारी आई वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं उस टाइम पे कानपुर शिफ्ट कर गया था 2015 में। तो मैंने 11th-12th कानपुर से और 1 साल ड्रॉप किया हुआ था कोचिंग की। तो जेई में बहुत अच्छा हुआ नहीं, तो रैंक मेरी उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कुछ 1.5 लाख के आसपास थी रैंक उस समय। और जेई में उस टाइम पे कॉलेज NITs वगैरह स्पॉट राउंड पे मिल जाते थे। तो उसमें भी मेनली 40,000 रुपये के एक स्पॉट राउंड होता था जेई का। तो वो अब इतना डेटा और चीज़ें उस टाइम पे नहीं अवेलेबल थी। बट उस टाइम पे क्या था कि पापा ने बोला कि यार देखो 1.5 लाख रुपए हैं मेरे पास में, इसमें से प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भर दो या 40,000 स्पॉट राउंड पे डाल दो। और वो 40,000 नॉन रिफंडेबल होते तो उस टाइम पे, अब रिफंडेबल होते हैं। जस्ट टू थिंक इट कि मतलब 12वीं पास एक बच्चा जो 40,000 रुपये उसने कभी अपने, हाँ, और वो आप डाल दो ऑनलाइन। अब हमारे यहाँ तो ऑनलाइन को ऐसे समझते थे ना, वो तो चले गए, हाँ। अब वो मिलेंगे नहीं। तो वो तो डालने की हिम्मत नहीं हुई। और उसके बाद में हम लोगों ने अपनी AKTU की काउंसलिंग कराई। तो AKTU मेरी को 7,000 रैंक थी। तो फिर मेरे को गलगोटिया कॉलेज मिल गया EC ब्रांच के साथ। अच्छा। और मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड था अर्पित, तो हमने और उसने भी काउंसलिंग कराई। उसने किसी एजेंट के थ्रू कराई हुई थी। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा मार्केट स्कैम था कि जैसे अभी हम लोग कट ऑफ डेटा एनालाइज करके बता देते थे, इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट कोटा होता है। हाँ। तो
उन्होंने बोला कि हम आपके एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से करेंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे। हाँ। राजस्थान की करीब काउंसलिंग होती थी इंजीनियरिंग में, और वो 700 रुपये का फॉर्म आता था, मैंने भी भरा और उसने भी फिल किया। उसने एजेंट्स के थ्रू किया, मैंने अपना कैफ़े से जाके जैसे भरते हैं गरीब लोग तो 700 रुपये में सेम अलॉटमेंट मेरी आई, जो सेम अलॉटमेंट उसको एजेंट ने बताई थी। इट्स बीन कि वो डेटा एनालिसिस के बेस पे आया। उसने उनको 60,000 रुपये दिए तो जाके अलॉटमेंट ली। जब मैं गलगोटिया आया तो ये 2-3 टर्निंग पॉइंट है ना कि मेरी सिस्टर का उस पर नहीं होना, आप यहाँ हाँ। कंफ्यूज्ड हो। एक फिर काउंसलिंग वाला पैरामीटर मेरे एक हाथ से कहीं ना कहीं एनआईटी तो चले ही गया। हाँ। और वो ना समझ में नहीं आता कि उस टाइम पे करें क्या। तो ये इंसिडेंट्स कुछ ऐसे लगे कि मुझे लगता है कि यार अब काउंसलिंग कहीं ना कहीं फिर हम घुस गए थे थोड़ा सा, कि अपने की, फिर उसके बाद में अपने कुछ जूनियर्स थे मैंने उनकी की 2016 में। फिर 17 में मैंने कुछ लोगों की काउंसलिंग करना शुरू कर दिया ऑफलाइन मोड में। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने देखा 2017 में कि मतलब भैया ये तो बड़ा मार्केट स्कैम है। स्कैम 1.5 लाख रुपए लेते थे हम लोग, जिसमें हम सिर्फ बच्चे की काउंसलिंग करते थे, जो कि अभी इन जनरली अभी हम 20-25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। तो उस टाइम पे एजेंट्स 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे, कोई 5 लाख रुपए भी चार्ज कर लेता था। मतलब ये एडमिशन काउंसलिंग से होता था, चार्ज मैनेजमेंट कोटे का करते थे। मतलब आपने सुना होगा कि मेडिकल में भी अगर हम बोलें कि मेडिकल में अब जैसे मैनेजमेंट कोटे की सीट का सिर्फ नाम बचा है, हाँ। बट कोई भी डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन या मैनेजमेंट कोटे की सीट नहीं है, मतलब ऐसी कोई पेड सीट नहीं है। तो उस टाइम पे तो मतलब ढेरों पैसे आप दे दो और आप सीट खरीद लो, ऐसा वाला कंसेप्ट मार्केट ने बना रखा था। तो 2019 में मैंने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तब मैंने इसके पत्ते सारे खोल दिए कि भैया ये मैनेजमेंट कोटा अलग है और ये काउंसलिंग का सिस्टम अलग है। तो फिर मैं 2019 में मैं बीटेक थर्ड ईयर में था, फिर मैंने कानपुर में ऑफिस ओपन कर दिया और दिन तब से काउंसलिंग की दुनिया में चल रहा है। दैट्स अमेजिंग। सेल्फ मेड और यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा कि इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, बहुत मार्केट नीड ऐसे हुआ ना कि मतलब एक इंसिडेंस और है, इसको हम और बोलेंगे। मैंने एक्चुअली एक बच्चे को, मतलब एक मेरा जूनियर था, मैंने उसको रिकमेंड कर दिया था एक लोगों के, एक एजेंट को। उन्होंने उससे 5 लाख रुपए ले लिए। उन्होंने बोला कि गलगोटिया में इसको CS मिलेगी, है ना, और उसको दिला दी सिविल। अच्छा। अब वो बच्चा रिपोर्टिंग के लिए भी नहीं आया, उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए भी मुझे ही भेज दिया कि ऐसा करो आप जाके रिपोर्टिंग करा दो, आप कैंपस में हो। तो जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था तो उतनी मुझे अकल थी नहीं, तो मैंने जब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे तो मैंने निकाले, तो मैंने बोला यार ये तो वही काउंसलिंग वाले हैं, ये तो काउंसलिंग से अलॉटमेंट हुई है। हाँ। तो मैंने हालांकि उनकी रिपोर्टिंग तो कर दी, हाँ। क्योंकि बाय डिफॉल्ट। अच्छा, बच्चे का काउंसलिंग में आ चुका था, बट स्टिल दे आस्क्ड फॉर 5 लाख। हाँ हाँ हाँ, काउंसलिंग से ही अलॉटमेंट हुई, बट उन्होंने कमिटमेंट मैनेजमेंट कोटे के थ्रू किया, क्योंकि बच्चे को मालूम ही नहीं कि उसकी काउंसलिंग हो रही है। अरे 5 लाख रुपए ले लिए। अब उसमें से मैं फंसा बीच में। मैंने बोला कि अगर कहीं गलती से उसको पता चल गया कि भैया 5 लाख का स्कैम हो गया, मुझे 2-3 दिन तो नींद नहीं आई मैंने बोला अब क्या करें। तो ये चीज़ मुझे लगी कि कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, और इट्स वाइड मार्केट स्कैम, कि कोई पैसे लेके ही भाग जा रहा है। तो इस पर कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म था ही नहीं कभी। जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया तो मतलब लोगों को समझाना पड़ता था कि भैया हम करते क्या हैं। तो इट इज गुड थिंग कि ऑनलाइन का मार्केट बना, लोगों ने समझा। हाँ, आजकल बच्चे 4 एजुकेटर आगे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है यार कि कम से कम मेरी कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे बच्चे तो बहुत अलर्ट रहते हैं आजकल की काउंसलिंग कैसे हो रही है। 15% काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की है, 85% आपकी स्टेट काउंसलिंग है, आयुष की अलग है, इसकी अलग है, MBBS BDS की, नर्सिंग की, बहुत सारी चीज़ें, बट स्टिल बच्चे काउंसलिंग के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो इस साल एग्ज़ाम इजी था, एज एन एजुकेटर मैं बता सकती हूँ। आपको क्या लगता है ऑल इंडिया कोटा की जो हमारी कट ऑफ है, कितने नंबर पे जाके फाइनली क्लोज हो जाएगी? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर हम बोलें तो 618 से 20 मॉप अप राउंड का डेटा है, और 615 तक मुझे लगता है कि फाइनलिस्ट वैकेंसी राउंड, मतलब राउंड 5th। बट उसमें चांसेस कितने होते हैं? मैं कितना वेट करूं? फाइनलिस्ट वैकेंसी के लिए तो मैं बोलूँगा कि वेट करना चाहिए। अगर 615 है तो वेट करो, है ना। मतलब क्या इसके साथ बच्चे को ड्रॉप ले लेना चाहिए, मतलब कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिकॉज दिस इज अ वेरी डाइसी स्कोर, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इस पे मैं ये बोलूँगा कि उसको सिर्फ काउंसलिंग में फोकस रखना चाहिए, काउंसलिंग पे। हाँ,
क्योंकि पैरेलली वो नो डाउट कोचिंग तो अपनी कर सकता है कर सकते हैं। और वो अपनी काउंसलिंग भी कर सकता है, बट दो चीज़ों मैनेज करने के बीच में कहीं काफ़ी बार उसका रह जाता है। वो वहीं से क्लियर हो जाता है जब राउंड थर्ड होता है, मॉप अप राउंड से ही क्लियरेंस आ जाता है कि आगे की कट ऑफ क्या जाने वाली है। हाँ। तो उसको बहुत ज़्यादा वेट करने का नीड नहीं है। अब तो काउंसलिंग भी मुझे लग रहा है कि अगस्त में स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर, Yes. इस बार भी हो हाँ। जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में उसको डर लग रहा है कि मेरे 620 में मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा, उसने बहुत अच्छे कॉलेज का बीडीएस ले लिया, तो क्या अब वो एमबीबीएस का वेट कर सकता है या नहीं? वो उसकी काउंसलिंग की फंस जाएगी मैम। अगर उसने किसी भी राउंड पे ले लिया, अगर देखिए मॉप अप राउंड में ले लिया तो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है। Yes. वो आगे के अपग्रेडेशन के लिए जा ही नहीं पाएगा। तो वो यानी स्टेट कि की एलिजिबिलिटी भी खत्म हो जाती खत्म है हो गई। हाँ। और जब ले लिया तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए, तो वो आगे वो जा ही नहीं पाएगा। तो मैं इस पे ये गाइड करूंगा स्टूडेंट को हाँ। कि भाई अगर आपको बीडीएस लेना है तो बीडीएस आप बाद में भी ले सकते हो। पहली प्रायोरिटी तो एमबीबीएस रखो। वो एमबीबीएस चाहे आपको न्यूली फॉर्म्ड मिले, तो एटलीस्ट न्यूली फॉर्म्ड से याद आया कि वो सारे कॉलेज पता करके रखो यार कि जो इस बार नए आने वाले हैं। पुराने कॉलेज सबको मालूम होते हैं, नए कॉलेज किसी को नहीं मालूम कितने एड ऑन हो गए। बहुत बार काउंसलिंग के बीच में कॉलेज एड ऑन हो जाते हैं। तो जब आप चॉइस प्लिंग करो तो वो आपको कॉलेज ना ढूंढ के भरना पड़ेगा। बहुत बार वो सर्च करने में नहीं मिलता है। इनफैक्ट हम Yes. लोग इतना पोर्टल मैनेज करते हैं बच्चों के, तो हमको भी नहीं मिलता है कि यार इसको क्या डालें, और देन तब उसको सर्च पे मिलेगा। सो प्रेफरेंस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मैक्सिमम चॉइस फिलिंग, लेसर नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग बहुत खतरनाक है। ये तो कभी नहीं करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू लॉट ऑफ कॉलेजेस। बच्चों को क्या लगता है कि मेरी 5000 रैंक है, गुड रैंकर की मैं बता रहा हूँ, मैंने मतलब 1000 रैंक वाले बच्चे की भी काउंसलिंग करी है। तो जिनकी 5000 रैंक है वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बोले मेरे को तो केजीएमयू भी मिल जाएगा, बट एक्चुअल में केजीएमयू 5000 पे नहीं मिलता है, 2200 तक क्लोज हो जाता है। तो ये बच्चे को जानना इंपॉर्टेंट है कि कितने पर कौन क्लोज हो रहा है। रियलिटी चेक्स। अब इसको ऐसे में जैसे हम काउंसलिंग करते हैं तो हम कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं वो बताता हूँ आपको। मतलब एक ये पेड वाली यूएसपी हम आपको बता रहे हैं। क्या बात है। निखिल सर से राज निकलवाए जा रहे हैं आज। हाँ, तो इस पे राज नहीं मैं बोलूँगा इसको कि बहुत बार क्या होता है कि जब हम बच्चे को काउंसलिंग करते हैं, वो ऑन टेबल जब बैठता है तो वो मेरी टीम ने प्रीमियम ले रखा है, वो फ्री में रेस लेने आया है, तो जब मेरी काम की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो इस पे मैं बोलूँगा कि बच्चे का अगर जो रैंक कट ऑफ है, तो पहली चीज़ तो मार्क्स पे काउंसलिंग नहीं होती है। ठीक है। रैंक पे काउंसलिंग होगी। रैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और आप ना जैसे मान लीजिए आपकी रैंक 20,000 है, तो लास्ट ईयर 18,000 से 20,000 के बीच में कौन से कॉलेज मिले थे, आप वो शॉर्ट लिस्ट करके निकाल लो प्रीवियस ईयर के डेटा से। प्लस 22,000 रैंक तक कितने मिले हुए थे, आप वो निकाल लो। और थोड़ा सा 25,000 रैंक तक भी चले आओ। इन केस अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई भी चली आती है, तो हमने नीचे के बैकअप ऑप्शंस डाल के रखे हुए हैं। अगर राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो हम राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। अगर हमको अलॉट ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में तो कोई सीट नहीं आएगी। बट जो भी स्टूडेंट मतलब 20,000 के रैंक के आगे होंगे ना, वो तो सीट एक्वायर करते चले आ रहे हैं ना। सीट ऑक्यूपेंसी खत्म हो, मतलब ऑक्यूपेंसी हो गई तो इट्स मीन की प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट होने की कम हो गई ना अपने आप। कम हो गई। हाँ। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी ये रखो कि मेरे को सीट अलॉटमेंट लेनी है। दूसरी ये कि हम अपग्रेडेशन के थ्रू चले आएंगे। और रूल्स पढ़ने चाहिए। मुझे लगता है कि जो एक 100 पेज का ब्रोशर्स आता है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बार ऐसा होता है कि एक जैसे रूलिंग थी कि ऑल इंडिया में अगर आपने राउंड 2 में सीट ले ली, हाँ, तो विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है। कितना इंटरेस्टिंग है और आई थिंक कितना रिस्क है इन सब में। बट आप जो बच्चों की ड्रीम्स पूरे कर रहे हो कि लाइक कॉलेज मिल जाए बस, ये वाली चीज़ ना, दिस गिव्स अ हाई। मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को ना बड़ा काउंसलिंग में एक काउंसलिंग इज इक्वल टू पेशेंस। पेशेंस ना एकदम भर के होना चाहिए। आप झटपटाओगे कुछ गड़बड़ हुई 110%। बहुत जल्दी अलॉटमेंट ले ली तो दिक्कत, बहुत लेट में ले रहे हो तो सीट निकल गई। हाँ। तो इसलिए ना बहुत टाइम पे लेना है। बोलते हैं ना समय आने पे ही वो सही से बॉल फेंको और वो एकदम गोल हो जाए। तो इस तरह का करना रहेगा। तो आई थिंक ये बड़े अच्छे इंसाइट्स थे काउंसलिंग को लेके। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कितने तक मिल जाएगा, पहली चीज़ तो वो मैंने आपको बताया कि लास्ट तक वेट कर रहे हो, 615 तक वेट करना चाहिए। ऑल इंडिया भी करो, स्टेट भी करो, आराम से करो। हाँ। डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने से पहले पूरा एनालिसिस करके रखो, नहीं तो फंसोगे। यस। और जैसे ही आपका राउंड 3 क्रॉस हुआ, हाँ, उसके बाद में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि एक राउंड होता है वो एक नंबर एक्सटेंड होता है, बंद हो जाता है, फिर अगला हो गया एक एक्सटेंड होगा, बंद हो जाएगा। बहुत बार हो सकता है आपके मार्क्स पे ही क्लोज हो, आपको नहीं मिले।
सच बात है। ऐसा भी होता है। तो ये फिर यहाँ पे रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन है MBBS 25,000 तक, 25,500 तक जनरल और 26,500 तक EWS, OBC लगभग 26,000 तक, और ये MBBS के लिए हो गया। अगर आप BDS में जाओगे तो लगभग 50,000 तक मॉपअप राउंड तक अलॉटमेंट मिल जाती है BDS गवर्नमेंट की। अगर BDS, General category हाँ के लिए। जनरल के लिए, अगर BDS आपको गवर्नमेंट चाहिए तो आप ऐसा करो, जितने हर एक स्टेट में 1-2 BDS होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जितने भी गवर्नमेंट है सारे BDS उनकी लिस्ट निकालो, उनकी प्रेफरेंस एज पर द कट ऑफ बना लो और आप सर fill बच्चे कर कह दो। रहे हैं कि लिस्ट आप ही दे दो। लिस्ट मैं दे देता हूँ हर साल, इस बार भी दे दूंगा। एक्चुअली लिस्ट देना इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि यूट्यूबर की दुनिया में PDF सारे लोग इसलिए देते हैं, जो सच्चाई है कि बच्चा कंटेंट लेगा तो मुझे ज़्यादा देखेगा। इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, बट वो दिया हुआ PDF क्या आपकी प्रोफाइल पे फिट है कि नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। यस। बहुत बार मैंने किसी बच्चे के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफरेंट प्रोफाइल हैविंग डिफरेंट चॉइस प्लेइंग। मेरा घर दिल्ली में है तो भैया मुझे दिल्ली के सराउंडिंग वाले स्टेट मुझे पहले चाहिए होंगे, हम पहले इनको प्रायोरिटी में डालेंगे, हम एकदम से कर्नाटक नहीं फिल कर देंगे। ट्रू। तो इसका एक प्रेफरेंस है, वो स्टेट वाइज भी हो सकता है, वो आपका मतलब रैंक वाइज भी हो सकता है, कट ऑफ वाइज भी हो सकता है, डिस्टेंस वाइज भी हो सकता है, एनवायरनमेंट वाइज भी हो सकता है आप तेलंगाना नहीं जाना चाहते हो ट्रू। तो इट्स पैरामीटर, और वो पैरामीटर्स हो सकता है जैसे आप नहीं जाना चाहते हो तो आप उसको हो सकता है एग्जैक्टली हटा दो। तो मैं बोलूँगा आप उसको हटाओ नहीं, आप अपनी प्रेफरेंस रिड्यूस कर दो, उसको ऊपर ना डाल के नीचे पे डाल दो। सही बात है। सही। तो अगर आपने हटाया तो आपकी अलॉटमेंट हट गई, Yes. तो इसलिए आपको नीचे बना के रखने पड़ेंगे सारे प्रेफरेंस। तो यहाँ पे आई थिंक जो मुझे इतने कॉन्वर्जेशन से पता लगा है, वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। पहली चीज, योर रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेफरेंस लिस्ट। बहुत ठीक ज़्यादा। है। दूसरी चीज, जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं तो अपने आप को देख के बनाएं कि क्या आप वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे कंफर्टेबली या नहीं कर बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि आपने 5.5 साल निकालने हैं वहाँ पे। और कई बार तो सर आई थिंक बॉन्ड्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कर्नाटका जा रही हूँ, हरियाणा में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। हरियाणा में तो कंप्लीट फीस ही ले लेते हैं 10 लाख रुपए पर ईयर। यस। तो वही, तो इसका क्या इलाज है अगर बच्चा बीच में change इसका एक्चुअली मैं बच्चों से बोलूँगा कि बॉन्ड आपके बेहतर के लिए है। आप उसको ऐसे समझिए, बेहतर के लिए इसलिए है क्योंकि आप जैसे सीट छोड़ दोगे तो सीट पे एक डॉक्टर तो बन सकता है ना सरकारी सीट आप पे। खाली छोड़ देते हो 5 साल बहुत के लिए बार waste। क्या होता है कि जैसे कोई न्यूली फॉर्म्ड कॉलेज है, अब बच्चे को 2 महीने 3 महीने किया, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसने छोड़ दिया क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कंस्ट्रक्शन पे है। हाँ। घर पे बड़ा वो लग्जरी वाला बेड था उसका, वो हॉस्टल में छोटा बेड मिला हुआ है ना, AC हॉस्टल नहीं होगा, तो बहुत बार बच्चे कंफर्टेबिलिटी की वजह से ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप कर जाते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि बॉन्ड के लिए आपको पहले बॉन्ड चेक करना पड़ेगा। बॉन्ड इज ऑल्सो द पैरामीटर इन चॉइस प्लेइंग। कि जैसे अगर BDS वाला लेना है तो यूपी का BDS या BMS नो बॉन्ड है, मतलब NOC हाँ। बड़ा इजीली मिल जाता है, पार्शियल ड्रॉप मार सकते हो। यस। तो वाले आपको स्टेट निकालने पड़ेंगे अगर आपकी इस तरह की कोई कंडीशन है कि कहाँ पर बॉन्ड है कहाँ पर नहीं है। एक जो सर्विस बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट होता है। हाँ वो डिफिकल्ट हाँ है। वो डिफिकल्ट है। तो बॉन्ड से यार बचने का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसका कंसेप्ट ये है कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही आप पहले से शॉर्टलिस्ट प्रेफरेंस करके, लिस्ट हाँ, भाई अपनी हर चीज देखो बेटा। हम कई बार क्या होता है बस MBBS मिल जाए, बिकॉज हम वनरेबल होते हैं, हम प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, वी आर वेरी वनरेबल। उस टाइम हमें लगता है बस MBBS दिला दो। ये बच्चों का एटीट्यूड होता है, भाई मेरे को MBBS दिला दे बस, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, हाँ कैसा ठीक भी है? होगा बट चलेगा। द मोमेंट यू स्टेप इन देन यू रियलाइज मैंने ये ड्रीम नहीं सोचा था। मैं एम्स दिल्ली का ड्रीम सोच रहा था, मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये वाली बात अभी डॉक्टर्स में नहीं है, इंजीनियर्स में होती कि IIT ही लेंगे, IIT के बट नीचे आई नहीं थिंक मेरा चलेगा। एक इस साल मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाती हूँ। आकाश मेरा एक स्टूडेंट इस साल का है, उसके लास्ट ईयर आए थे 670, उसने फिर भी ड्रॉप ले लिया। तो वो बच्चा 700 ले आएगा, वो लेकर आया 700 कह रहा है, वो कह रहे हैं वो मेरे ले को आएगा। इंस्टेंटली चाहिए। मैं इतने दिन से जैसे काउंसलिंग हाँ। कर रहा हूँ तो बच्चे को मैं सामने से काउंसलिंग करते ही समझ जाता हूँ कि ड्रॉप करने के बाद कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। ऐसे ढेरों बच्चे हैं जिनको मैंने ड्रॉप करने के लिए, मुझे लगता है जो ड्रॉपर्स के लिए कंडीशन होती है 3 साल से अगर ज़्यादा ड्रॉप है भैया, सिंपल सा बताएं, अगर 720 के ऊपर अगर आप देखोगे तो वो 1 साल ड्रॉपर होगा। पहली चीज़ हो सकता है फ्रेशर हो या अपीयरिंग वाला होगा। यस। अपीयरिंग वाला हमेशा टॉपर निकलता है। 700 के ऊपर का 1-2 साल का ड्रॉप वाला होगा,
5 साल का ड्रॉप वाला 700 के ऊपर का नहीं मिलेगा, बहुत रेयर होगा। अभी तक आ गया हो तो हो सकता है आया हो, अदरवाइज नहीं होगा अभी डेटा में। मुझे लगता है 3 साल से ज़्यादा ड्रॉप है। गर्ल्स के केस में तो कहीं ना कहीं एज में उनकी बढ़ रही होती है, तो पेरेंट्स का कंसर्न ये भी होता है कि यार एज बढ़ती जा रही तो अब हम क्या करें। मतलब पेरेंट्स तो खुल के बात करते हैं कि सर शादी करनी है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको गर्ल्स के लिए भैया 3 साल के अंदर ही सिलेक्शन ले लो पहली चीज़, अदरवाइज तो वो तो सोसाइटी का चक्कर, उसमें तो आप जाओगे ही जाओगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 साल से ज़्यादा अगर ड्रॉप हो रहा है तो कोई ना कोई कोर्स BDS या BMS ले लो। वैसे अभी राइट नो BDS को काफ़ी कुछ आयुर्वेदा ने रिप्लेस कर दिया है। हाँ, इस बार जो मैं गवर्नमेंट भी हाइप बहुत देख प्रमोट रही कर रही है। हूँ हाँ। दैट इज BMS। और इसके अलावा जो मुझे लगता यूट्यूब है की दुनिया का तो मैंने ही क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा मुझे इस बार मुझे बहुत पसंद है फिजियोथेरेपी पर्सनली, क्योंकि आजकल का अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे मैक्सिमम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग बैठे रहते हैं, कभी ना कभी तो फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। लोग, मैं बोलूँगा कि अब हाँ। आयुर्वेदा की इतनी नेचुरल की वजह से इतनी नीड बढ़ गई है। यस, हम इतना आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हाँ। केमिकल फ्री। मतलब आजकल कॉस्मेटिक भी आप लड़कियां अगर कहती है उनका, मुल्तानी मिट्टी ही लगाऊंगी। हाँ हाँ, तो जैसे आपने बताया ना, तो ऐसे पंचकर्मा होता है। हाँ, तो लोग आज के टाइम पे पंचकर्मा के लिए उनका पैकेज रहता है 7 डेज का, 10 डेज का, 15 डेज का। तो लोग मतलब अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जो CGI के हैं, उन्होंने भी इसके लिए कहा था, ट्रीटमेंट लिया, उसके बारे में भी उन्होंने कमिटमेंट किया। MS धोनी का कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, उसको कुछ नी में प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी उसने आयुर्वेदा से ठीक हुआ 40 रुपए के डॉक्टर से। ये आयुर्वेदा का इलाज बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। मेरे जो पैर था, सिंस मेरी बहुत स्टैंडिंग जॉब थी पहले, तो मेरे पैर में ना हल्की सी ऐसी सन 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 मतलब वाइब्रेशन हाँ, से स्टार्ट वाइब्रेशंस हो होने गई। लगते होंगे। तो मैंने बहुत इलाज कराया, वो ठीक नहीं हुआ। मैं एक दिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के गई, मम्मी ने कहा ये भी ट्राई कर लो भाई, क्योंकि सही तो हो नहीं आयुर्वेदा के रहा। नाम पे ऐसे ही हाँ होता है। सही में ये घर का जिसका ये कोई था। इलाज नहीं हाँ। उसका आयुर्वेदा। फिर मैं गई वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे पैर की एक उंगली में काला धागा बांध दिया खींच के। बिल्कुल दर्द तो बहुत हुआ कि मैं क्या लात ही लगा दूँ, इतना दर्द हुआ। ठीक है, उन्होंने तो काला धागा बांध दिया, ठीक है, और अच्छे से खींचा, और उन्होंने कहा बस एक नस में तेरी दिक्कत थी, ऐसे बोला वो, एक नस में तेरी दिक्कत थी, वो मैंने ठीक कर दी। मैंने कहा ऐसे, मतलब कुछ ऑफ भी, कोर्स हाँ, MBBS कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एलोपैथी में इतना भरोसा है। मैं कहा, अच्छा चलो देखते हैं। एंड जेन्युइनली आज तक की है वो नस जो उसने उस दिन की थी, वो वाइब्रेशन खत्म। मतलब मैंने कितनी ही दवाई खाई होगी, कितना ही MRI कराया होगा, कितना ही CT स्कैन कराया होगा, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए हूँ क्या क्या नहीं कराया होगा मैंने। क्योंकि मेरी मदर को बैकबोन में स्पेस आ गया था। हाँ, तो वो बिल्कुल भी मतलब लेटने का ही सिचुएशन था, लगभग 2-2.5 साल तो सिर्फ वो बेड रेस्ट पे ही रही। तो PGI भी दिखाया हम लोगों ने, यहाँ दिल्ली में भी दिखाया, बट वो कोई भी ऑपरेशन के बाद गारंटी नहीं ले रहा था कि भैया ठीक हो जाएगा। तो वो आयुर्वेदा से ठीक हुआ। मुझे लग रहा है कुछ 65 रुपए का वो उनकी बाबा रामदेव की वो बट्टी गोलियां। वगैरह आती थी, हाँ। और एक क्वाथ आता था उनका, जो कि घास जैसे भी जड़ी बूटियों को बनाते होंगे वो लोग, तो वो डाल के पानी में निकालते थे और वो पीना रहता वो था। पीना रहता हाँ। था, ट्रू। वो मैं आपको बताऊं कि एकदम मैजिक था हाँ, कि 15 दिन उन्होंने लिया और उसके हाँ। बाद में ठीक होना शुरू हो गया। अब आप सोचो ना कि जो 2.5 साल से बेड पे लेटा हो और सेम मेरे साथ भी यही हुआ। वो डॉक्टर का एक्सपीरियंस देख के मैं तो हैरान, कहती तेरी एक ही नस, मतलब कॉन्फिडेंस देख ये लो, ऐसे दिख रहा है चेहरे मैं पे। बच्चों को भी एक चीज बोलूंगा कि अगर आप मेडिसिन में आ रहे हो, हाँ। डॉक्टर बन रहे हो, तो आपको ना जितना क्लिनिकल एक्सपोजर का नॉलेज होना चाहिए ना, एकदम। मेरे यहाँ एक देखते ही कानपुर में एक बता लोग दो, हैं, वो हाँ। ऐसे बोलते हैं ना, नाड़ी पकड़ते हाँ। हैं, तो ऐसे पकड़ के पूरी रिपोर्ट बना देते हैं, बना देते मतलब हैं, हाँ। पैथोलॉजी की रिपोर्ट बना देते हैं ऐसे तो पकड़ के। ऐसे बहुत और उसके लिए सारे कोई हैं, मशीन की हाँ। जरूरत नहीं उनको। जैसे मैं आपको एक एक्यूप्रेशर का एक बहुत अच्छा मैं बताती हूँ। लड़कियों को मेंस्ट्रुअल डेज में बहुत दर्द होता है, कुछ में स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, मैम पढ़ा नहीं जाता। तो एक्यूप्रेशर क्या कहता है कि आपका ये जितना भी एरिया है, दिस इज ऑल योर यूट्रस। इसलिए यहाँ पे कड़े पहनाए जाते थे लड़कियों को पहले, खूब भारी भारी, क्योंकि ये प्रेशर लगाता है फुल टाइम। अब तो खैर हम हल्के पहनते हैं, पहले लोग बहुत भारी मोटे मोटे पहनते पहनते थे, थे, हाँ। चूड़ियाँ। उसका एक रीजन है साइंस में कि उस पर प्रेशर बन रहा है थ्रू आउट। तो आप ये इसको दबाओ, सारे आपकी जितनी इरेगुलर है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आपको दर्द है, ठीक होना शुरू हो जाएगा। जस्ट प्रेस इट लाइक दिस, थोड़ा सा ऑयल लेकर जस्ट डू दिस। मतलब आई हैव सीन पीपल गेटिंग थिंग्स गुड, मतलब वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो रहे हैं वो।
लड़कियां ठीक हो रही नेचुरली। और अगर आप यही डॉक्टर के पास चले जाओ, हार्मोन की मेडिसिन लिखता है वो सबसे पहले, उससे रिकवर नहीं होता ना, उससे रिकवर ठीक नहीं भी नहीं है। होता है। आप उससे सरवाइव कर सकते हो, बट इलाज प्रॉपर, कहते हैं ना ट्रीटमेंट होना, क्योर स्टिल मिसिंग। एक्चुअली इसके लिए मैं आयुर्वेदा की तारीफ करूंगा, वो इसलिए क्योंकि आयुर्वेदा में एक अच्छी चीज़ क्या है, वो आपकी डिसीज को तो क्योर करते ही है ना, वो जड़ से ख़त्म भी करता है। यस, वो ऐसा नहीं कि टेम्परेरी, संपूर्ण इलाज है वो। हाँ संपूर्ण इलाज, जैसे ये हाँ। बात सही है। आयुर्वेदा में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, मुझे लग रहा है कि अब जब से गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हुआ है हाँ। तो लोगों ने इसको जाना समझा एटलीस्ट। मैं तो खुद नेचुरोपैथी की बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी इलाज आपको कराना है, तो मैं ये बोलूँगा Naturopathy follow स्टूडेंट्स करो। के लिए कि भैया अगर डॉक्टरेट डिग्री कोई भी मिले, ले लो और उस पर अपना मैक्स लेवल सेट कर दो। यू Skills आर द बनाओ, पर्सन। skills हाँ, बनाओ। कि स्किल्स एक बार होंगे तो फिर कितना भी हाँ। पैसा कमाओगे। मैं Be आपको inevitable इनके in लिए मैं life। एक और एडवाइस की बात बताऊं कि अभी अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा की वाइड मार्केट सेटअप में बड़ी बड़ी कंपनीज 5 हैं और देन छोटी बहुत छोटी छोटी और होंगी। 5 में से डाबर है, वैद्यनाथ है, पतंजलि है, हमदर्द है, हमदर्द। और इस तरह से एक दो और है। तो इनका मतलब बिलियंस में टर्नओवर है। मैसिव। आप ऐसे समझ लो कि पतंजलि जब नहीं था, पतंजलि के आने के बाद पता चला कि लोगों को कि मतलब इतना बड़ा वाइड मार्केट सेटअप है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी कोर्सेज है ना, इन सब कोर्सेज में मैम अभी तक मार्केट एकदम खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है। आप उनके कुछ भी अगर professionals बनिए। सही का बिल्कुल, देने लगे ना तो वो आपका सेल होने लगेगा, बिल्कुल। और आप, उसका कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी अर्न कर सकते हो। जैसे हम लोग टीचर हैं, हमारा गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो हमदर्द की स्वालिन आती है, अगर आपने सुनी हो, गर्म पानी में 2 टैबलेट डाली, घोला, पी गए, सही हो गया। मतलब कब तक दवाई लेंगे आप बताइए। हाँ, उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं। हाँ, बट कब तक दवाई से स्टिल बेटर योगी कंठी का लेते हैं हम लोग। इतना जोर से बोलना होता है यूट्यूब पे एनर्जी के साथ, 6 घंटे के लेक्चर में तो गला बाहर आ जाता है, वो भी कहते हैं चुप हो जा। तो क्या करें, मॉइस्ट रखना होता है, नहीं, आप ये तो दवाई है। नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स के लिए बस मैं यही बोलूँगा कि यार काउंसलिंग के दौरान पेशेंस, रूल्स रेगुलेशंस, और यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देखो, क्रॉस वेरीफाइड डेटा से ज़रूर करो। कोई गारंटी नहीं देता किसी के अलॉटमेंट की, कोई गारंटी नहीं देता है। आपका फ्यूचर है, अगर वो एक बार ख़राब हो गया ना तो वो उसकी गारंटी किसी काम की नहीं है। सो आपका फ्यूचर है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डेटा को देखो, एनालाइज करो, बिकॉज काउंसलिंग एक पार्ट है एनालिसिस का। और मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज दूंगा, आप किसी का भी प्रीमियम ले लो यार, उसके लेने के बाद भी आप अपने काउंसलिंग का कंसर्न रखो, और उसके बाद भी Alert रहे। हाईलाइट रखो। मैं अब बहुत बड़ी बात नहीं बताऊँ कि जो लोग नंबर ऑफ काउंसलिंग्स करते हैं ना, उनके यहाँ पे बहुत बच्चों की काउंसलिंग रह जाती है। सच्चाई इस बात की, ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं अगर बता रहा हूँ तो यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स नंबर ऑफ काउंसलिंग्स करते हैं, बट बच्चे को मालूम ही नहीं चलता। बच्चे को लगता है कि मैंने तो 5,000 दे दिए, हमारी तो अपनी काउंसलिंग हो जाएगी। हाँ। अब हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना चद्दर तान के सो रहा है और अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो उसका राउंड 1 निकला नहीं, मतलब अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी डाउन हो गई। ये चीज़ है। तो इसलिए अपना फ्यूचर, किसी का भी कोर्स लो, कुछ भी करो, बट रिसर्च, सावधान रहे। पेशेंस, रेगुलेशन, और एक एट द एंड एक चीज़ और बोलूँगा, ऐसा कोई भी तरीका नहीं हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टरेट डिग्री जो कोर्सेज हैं जितने भी, हालांकि नीट के थ्रू जो भी एडमिशन्स होते हैं उसमें कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है। तो कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं कि आप झोलावर रुपए दोगे और आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले लोगे। गवर्नमेंट तो आप छोड़ दो, बड़ी बात होगी, आप प्राइवेट में भी एक सिंगल सीट नहीं ले सकते नहीं हो। ले सकता। आपकी अलॉटमेंट आएगी तो सिंगल मोड है काउंसलिंग, और उसमें कोई भी स्कैम नहीं हो सकता यार, कोई भी एक मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे नहीं हो सकती। और मैंने ऐसे मतलब ढेरों कॉल्स और ये सब मैंने सुनता रहता हूँ कि बहुत बार बच्चों के पास कॉल्स आते हैं, बोलते इतना पैसा दे दो। नोएडा की मैं बात बताऊँ, लास्ट ईयर की लगभग 200 करोड़ का स्कैम हुआ था एक ओह माय गॉड। गवर्नमेंट कॉलेज में, कुछ 50-55 लाख में वो लोग सीट दिला रहे थे। तो इस तरह का भाई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मन से पूरा ना क्लियर करके रखो, जो मार्क्स है वो आपके सामने है, उसी की बेस पे अलॉटमेंट मिलेगी। वो हो सकता है गवर्नमेंट मिले, प्राइवेट मिले, जो भी ऑप्शंस बनेंगे वो काउंसलिंग के दम पे ही बनेंगे। वो ऐसा नहीं कि किसी का आपने प्रीमियम पैकेज ले लिया तो दिन आप एकदम मेरिट उठा के ऊपर कर देगा। बच्चों को ऐसे ही लगता है कि मैंने अगर 25,000 का कोर्स ले लिया, बस अब मेरा हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं, अब ये हाँ करेगा। हाँ, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना। पोर्टल अपना मैनेज करो, अच्छे से मैनेज करो। मतलब जो आप, अगर कोई काउंसलर भी आपको गाइड कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप पूछते रहो, जानते रहो,
पेशेंस बना के रखो, टाइम टाइम पे अपनी चीज़ों को कंसर्न करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी Yes. निकल जाती है। तो बच्चों यही है, निखिल सर ने हमें बहुत चीज़ें गाइड की है, सावधान रहे, सतर्क रहे। आज की वीडियो इसलिए थी कि कंप्लीट नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड मेक श्योर यू आर डूइंग काउंसलिंग, क्योंकि कई बार ना एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है और क्या बेस्ट कॉलेज मुझे मिल सकता है। ये चीज़ आपने जो बताया ना कि काउंसलिंग आप ज़रूर करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, उससे एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर का आपको एक आइडिया रहेगा कि हमको कैसे करनी है। सतर्क तभी रह सकते हो जब हाँ। आपको एक्सपीरियंस हो लाइफ में। नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है और ये करना भी चाहिए हालांकि। और अच्छे से करो काउंसलिंग, रिजल्ट के बाद ऑल द बेस्ट, है ना। और कुछ नीड या हेल्प पड़े मेरी या कभी मैम की, तो बिल्कुल दोबारा से हम लोग कुछ एक Yes. कॉमन सेशन के थ्रू कुछ चॉइस फिलिंग जो फ्री वाला PDF है वो दे देंगे, ठीक है। बाय चलो, बाय। बाय।